हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, मैं हूं शुभम फ्रॉम लर्नो हब द फ्री लर्निंग प्लेटफॉर्म, जहां पर आप फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, बायोलॉजी सब कुछ पढ़ सकते हो, वो भी एब्सोल्युटली फॉर फ्री एट learnohub.com। तो चलो शुरू करते हैं। तो दोस्तों, अब मुझे तो बताने की ज़रूरत है नहीं, आप खुद ही ढूंढते ढूंढते आ गए होंगे यूट्यूब पर कि हम लोग आज इस वीडियो लेक्चर में क्या पढ़ने वाले हैं, आपको पता ही होगा। करेक्ट, आईसीएससी के आपके क्लास 8 केमिस्ट्री का चैप्टर नंबर 1 मैटर। इस चैप्टर को हम लोग इस वीडियो लेक्चर में पढ़ेंगे। मतलब क्या करेंगे, इसके कॉन्सेप्ट्स को पढ़ेंगे, ताकि आप जाकर आपकी टेक्स्ट बुक को अगर आप पढ़ लोगे, जो टेक्स्ट बुक में जो भी कॉन्सेप्ट्स दिए हुए हैं इस चैप्टर के, तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएंगे वो सारी चीज़ें। ओके, तो फिर बिना टाइम वेस्ट किए शुरू करते हैं एंड लेट्स रॉक। तो दोस्तों, हमेशा की तरह चैप्टर शुरू करने से पहले चैप्टर के टॉपिक से एक बार गो थ्रू फटाफट कर लेते हैं हम लोग। बच्चा आ गया, बच्चा बोल रहा है चलो देखो टॉपिक्स देख लो। तो अब देखो, एक सिंपल सी बात है, आपको भी पता है कि आप इस मैटर को आप क्लास 6 से पढ़ते आ रहे हो। क्लास 6 में पढ़ा है, मैटर चैप्टर है अपना। क्लास 7 में भी पहला चैप्टर था मैटर एंड इट्स कंपोजिशन, वो भी पढ़ा है। अब क्लास 8 में भी आ गए, फिर से पहला चैप्टर मैटर ही है। तो काफ़ी सारी बेसिक चीज़ें आपको पता होगी, मुझे पता है। फिर भी हम लोग एक बार फटाक से रिकैप तो बिल्कुल करेंगे। उसके बाद हम लोग इन कॉन्सेप्ट्स को पढ़ेंगे जो आपके लिए नए होंगे। ओके, जो आप इस साल पढ़ोगे मैटर के बारे में, वो है सबसे पहला काइनेटिक थ्योरी ऑफ मैटर, उसके पोस्टुलेट्स पढ़ेंगे। बाद में हम लोग मैटर के स्टेट्स जो चेंज होते हैं उसको एक्सप्लेन करेंगे यूजिंग दिस थ्योरी। और फिर बाद में लास्टली हम लोग एक बहुत ही मजेदार लॉ पढ़ने वाले, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, और इसके साथ हम लोग चैप्टर का एंड करने वाले। ओके, तो शुरुआत करते हैं हम लोग मैटर को रिकैप। ओके, तो फटाफट एक रिकैप ले लेते हैं। जो भी आप अब तक पढ़ा है उसके एकदम मेन पॉइंट्स को हम लोग छुएंगे, तो फिर एक बार थोड़ा सा रिफ्रेशमेंट आ जाएगा। ओके, तो पहले तो मैटर हम लोग को पता ही है, राइट। ये हम लोग ने इसका कंपोजिशन से ही शुरुआत की थी, इसके डेफिनेशन से शुरुआत की थी। भाई, कोई भी चीज जो स्पेस ऑक्यूपाई करता है और इसको जिसका मास है वो है मैटर। मैटर से ही दुनिया की तमाम चीजें बनी हुई हैं। और ये मैटर का कंपोजिशन क्या है भाई, ये एटम्स और मॉलिक्यूल्स से कंपोज्ड है हमारा मैटर। करेक्ट, मॉलिक्यूल्स, सॉरी। तो इसके बाद हम लोग ने देखा कि भाई मैटर का क्लासिफिकेशन अच्छे से समझ लिया था, राइट। मैटर तो लिविंग भी होता है, नॉन लिविंग भी होता है, सबसे बेसिक वाली चीज। अब लिविंग वाला मैटर तो हम बायो में पढ़ते हैं, करेक्ट। उसके बारे में तो हम लोग केमिस्ट्री में देखते नहीं। नॉन लिविंग वाले मैटर के बारे में हम लोग बहुत फोकस करते हैं केमिस्ट्री में, उसी को पढ़ते हैं। इसी की ही स्टडी तो पूरी केमिस्ट्री है, बोलो भाई। ओके, तो फिर नॉन लिविंग में हम लोग पता है कि 2 टाइप के बाइफर्केशंस आते हैं मैटर में। नॉन लिविंग प्योर सब्सटेंस वाला एक मैटर होता है। ओके, मतलब प्योर सब्सटेंसेस, ये एक टाइप का नॉन लिविंग मैटर है। और दूसरा है मिक्सचर, ये दूसरे टाइप का नॉन लिविंग मैटर है। दुनिया में तो हमें मिक्सचर्स मिलते रहते। ओके, दुनिया में हमें प्योर सब्सटेंसेस बहुत ही कम जगह पर मिलते। हम मिक्सचर में से चीज़ों को तोड़ तोड़ के प्योर सब्सटेंसेस उसमें से लेके आते हैं। ये सारी चीज़ें भी आपने पढ़ चुकी हैं, राइट। तो अब प्योर सब्सटेंसेस में भी अब एकदम डिटेल में जाएंगे हम लोग, तो आता है एलिमेंट्स और कॉम्पाउंड्स, जिनके बारे में भी हम लोग क्लास 6 से पढ़ते आ रहे हैं कि भाई एलिमेंट्स क्या होता है, कॉम्पाउंड्स क्या होता है, वगैरह वगैरह वगैरह। तो ये चीज़ एकदम रफ, एकदम आइडिया मैटर के बारे में जो हम लोग अब तक तो पढ़ चुके हैं। और इसके अलावा भी हम लोग ने एक इंटरेस्टिंग सी चीज़ पढ़ी है मैटर के स्टेट्स के बारे में। तो ये भी बेसिक सी चीज़ थी कि भाई कितने स्टेट्स है मैटर के, फिर उन स्टेट्स की प्रॉपर्टीज़ भी पढ़ी। ओके, सॉलिड स्टेट होता है, लिक्विड होता है, गैसियस स्टेट होता है। इन स्टेट्स की प्रॉपर्टीज़ भी है हम लोग को पता। ये स्टेट्स कन्वर्ट कैसे होते हैं एक दूसरे से, मतलब एक दूसरे में सॉलिड से लिक्विड कैसे होता है, लिक्विड से गैसियस कैसे होता है, वो भी हम लोग ने पढ़ लिया। ओके, तो अब ये मैटर के बाद हम लोग एक थ्योरी पढ़ेंगे, ओके, जिसमें जो हमें थोड़ी और मैटर की अंडरस्टैंडिंग हमारी अच्छी करेगी। ओके, तो थ्योरी पर बढ़ते हैं हम लोग आगे, जो है काइनेटिक थ्योरी ऑफ मैटर। ओके, तो अब आते हैं हमारे थ्योरी पर, जो है काइनेटिक थ्योरी ऑफ मैटर। अब इसमें 5 पोस्टुलेट्स है। ओके, तो आपको तो 5 पोस्टुलेट्स याद रखने हैं, और मैं बताता हूं आपको कि आप ये 5 में से 4 पोस्टुलेट्स आपको ऑलरेडी पता है। ओके, ये जो सीक्वेंस हम लोग पढ़ते आ रहे हैं आपके 6th 7th 8th क्लास में, उसी से हम लोग थोड़ा पोस्टुलेट ही पढ़ते आ रहे हैं। ओके, इस थ्योरी का सबसे पहला पोस्टुलेट जो हमें ऑलरेडी पता है कि मैटर इज कंपोज्ड ऑफ वेरी स्मॉल पार्टिकल्स
कॉल्ड एज एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स। अब ये नए से बताने की कोई जरूरत नहीं, कंपोजिशन ऑफ मैटर हम लोग ने देख लिया था, ओके, क्लास 6-7 में, तो वही से हमको पता है। दूसरा क्या है, द कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स ऑफ अ काइंड ऑफ मैटर आर आइडेंटिकल इन ऑल रिस्पेक्ट्स। अभी इसको थोड़ा सा समझाता हूँ, सेम ही चीज बताइए, जो पढ़ी हुई चीज है वही लिखी हुई है, अंग्रेजी में लिखी हुई है, थोड़ा सा घुमा फिरा के लिखी हुई है, समझना तो उसका मीनिंग तो आपको ऑलरेडी पता है, मैं बता देता हूँ, बताने के बाद आपको समझ में आएगा, अरे सर ये तो हम लोग ने पढ़ा है। देखो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स बोला है, ठीक है चलेगा, ऑफ अ काइंड ऑफ मैटर। अब कोई भी टाइप एक मैटर चूज कर लो, चलो मैंने पानी ले लिया, ओके, आपको समझाने के लिए। तो अब बोल क्या रहे कि भाई कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स ऑफ वाटर, ऐसे समझ लो, आर आइडेंटिकल इन ऑल रिस्पेक्ट्स। अब बरोबरी तो है भाई, वाटर का कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल क्या होता है, वाटर का मॉलिक्यूल, राइट, H2O मॉलिक्यूल, और ये जो H2O मॉलिक्यूल से ही हमारा पानी बना हुआ है, करेक्ट। तो ये जो H2O के मॉलिक्यूल्स है, दे आर आइडेंटिकल इन ऑल रिस्पेक्ट्स, एब्सोल्युटली, ये H2O के मॉलिक्यूल एक दूसरे से थोड़ी अलग है, नहीं है, करेक्ट। चलो, तो सिंपल सा था, दो पोस्टुलेट्स। तीसरा वाला भी देखो एकदम आसान सा है, बोल क्या रहा है कि दिस पार्टिकल्स हैव स्पेसेस और गैप्स बिटवीन देम। तो पार्टिकल के बीच में स्पेस है, फिर गैप से हमको पता है, इन्हीं को तो कहते हैं हम लोग इंटर पार्टिकुलर स्पेसेस, ओके, बिटवीन देम विच आर नोन एज इंटर पार्टिकुलर स्पेसेस। सिंपल सी चीज थी। और चौथा वाला क्या है कि इन पार्टिकल्स के बीच में भाई प्यार है, ओके, ये पार्टिकल्स एक दूसरे से प्यार करते हैं, एक दूसरे से लगाव है इनको, ओके। तो ये लगाव जो है, इसी को हम लोग क्या कहते हैं, अट्रैक्शन। तो ये पार्टिकल्स के बीच में एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन एग्जिस्ट करता है, जिसकी वजह से ये पार्टिकल्स एक दूसरे से एकदम मस्त, एकदम ओके बंधे हुए हैं, ओके। जैसे कि सॉलिड में पार्टिकल्स बंधे हुए एक दूसरे से, लिक्विड में भी पार्टिकल्स बंधे हुए, राइट। गैसियस स्टेट में हम लोग ने देखा था कि पार्टिकल्स थोड़े दूर होते, पर फिर भी कितना ही क्यों ना एक दूसरे से दूर हो, थोड़ा तो लगाव गैसियस स्टेट में भी होता है पार्टिकल्स का, ओके। वीक लगाव होता है, पर होता है। तो यही सब चीजें, यही पोस्टुलेट में बताया कि भाई देयर एग्जिस्ट अ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, ओके, प्यार है बिटवीन द पार्टिकल्स ऑफ मैटर, ओके, मैटर के पार्टिकल्स के बीच में लगाव है, विच होल्ड्स देम टुगेदर। कोई भी चीज एक साथ तब रहेगी जब लगा होगा, फैमिली भी एक साथ तब रहेगी जब लगा होगा, सेम लॉजिक लगाना है यहां पर भी पार्टिकल्स के केस में, ओके। और ये जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है बिटवीन द पार्टिकल्स ऑफ मैटर विच इज होल्डिंग देम टुगेदर, ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, इसको क्या कहते हैं हम लोग को पता है, इंटर पार्टिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, ओके। दिस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इज नोन एज इंटर पार्टिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। चार तो हो गए, और मैंने बोला था ना चारों के चारों आपको पहले से पता है, ओके। अब आते हैं पांचवे पर। ये वाला जो है ना, ये आपके लिए थोड़ा नया है, ओके, पूरा नहीं। तो इसमें से ये वाली पार्ट तो हमको पता है कि भाई पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर ऑलवेज इन द स्टेट ऑफ रैंडम मोशन, ओके। तो ये जो स्टेट ऑफ रैंडम मोशन है, ये एप्लीकेबल होती है लिक्विड्स के लिए और गैसेस के लिए, ये भी चीज हम लोग पढ़ चुके हैं, ओके। लिक्विड के पार्टिकल्स हमेशा यहाँ वहां घूमते रहेंगे, डांस करते रहेंगे, गैसेस के तो पार्टिकल्स तो पागलों की तरह डांस करते हैं, ऐसे समझ लो, वो तो हमको पता ही है। पर सॉलिड के जो पार्टिकल्स होते हैं वो एकदम रैंडम मोशन में नहीं होते। सॉलिड के पार्टिकल्स बिल्कुल, थोड़ा बहुत उनमें भी मोशन होता है, पर बस वाइब्रेट करते, फोन वाइब्रेट होता है ना, वैसी ऐसे ही वाइब्रेट करते बस सॉलिड के पार्टिकल्स, पर होता है भाई, मोशन होता है, ओके। तो यही बताने की कोशिश की जा रही है। बट ये वाली जो आगे वाली चीज है, ये आपके लिए थोड़ी नई है, ओके। ये जो पार्टिकल्स ऑफ मैटर है आर ऑलवेज इन द स्टेट ऑफ रैंडम मोशन एंड पजेस काइनेटिक एनर्जी। तो पार्टिकल्स ऑफ मैटर, ये तो चीज समझ लिया हम लोग ने, और दूसरी चीज क्या है, पार्टिकल्स ऑफ मैटर पजेस काइनेटिक एनर्जी, ओके। तो जो भी पार्टिकल्स हैं हमारे, भले वो सॉलिड के हो, भले वो लिक्विड के हो, भले वो गैसेस के हो, इनमें इनके पास काइनेटिक एनर्जी नाम की एनर्जी होती है, ओके। तो जैसे कि आप भले ही वो सॉलिड के पार्टिकल्स हो, एक दूसरे से एकदम चिपके हुए हैं, भले ही वो लिक्विड के हो, ओके, जो थोड़े से एक दूसरे से दूर है, थोड़े से, ओके, और भले वो गैसेस के हो जो बहुत ही दूर है एक दूसरे से, ओके, पर फिर भी ये सारे पार्टिकल्स में काइनेटिक एनर्जी है। मतलब इनमें थोड़ा बहुत तो मोशन बिल्कुल है, ओके, इनके पास थोड़ा बहुत तो मोशन है, क्योंकि जब कोई भी बॉडी मोशन में होती है, हम लोग कहते हैं कि भाई वो उसकी काइनेटिक एनर्जी यूज हो रही है, ओके। कोई भी बॉडी अगर स्टेशनरी है एक जगह पे, बॉल अगर मेरे हाथ में है, ये बॉल सपोज, ओके, यहाँ पर, तो मैं कहूंगा कि इसके अंदर पोटेंशियल एनर्जी है, ओके। जब मैं छोड़ूंगा तो ये बॉल जब नीचे जाता है, तब मैं कहूंगा कि उसकी पोटेंशियल एनर्जी कन्वर्ट हो गई काइनेटिक एनर्जी में, क्योंकि वो मोशन में, तो मोशन में जो चीजें होती है उनमें काइनेटिक एनर्जी होती है। सिंपल सा लॉजिक दिमाग में रख लो, जो चीजें मोशन में है
उनमें काइनेटिक एनर्जी है। अब बोल रहे कि पार्टिकल्स में काइनेटिक एनर्जी, इसका मतलब पार्टिकल्स मोशन में है, यही तो चीज हम लोग ने पढ़ा। भले वो सॉलिड हो, थोड़ा तो वाइब्रेशन हो रहा है। लिक्विड तो भाई मूव कर रहे हैं मस्त, और गैसेस तो भाई मूव ही कर रहे हैं, मतलब बहुत अच्छा मूव कर रहे हैं। ओके, तो बात समझ में आ गई। काइनेटिक एनर्जी मोशन में जब पार्टिकल होगा तब उसमें होगी। पार्टिकल्स मोशन में है, हम लोग ने पढ़ा, तो इसका मतलब इनके पास काइनेटिक एनर्जी है, पोजेस काइनेटिक एनर्जी। क्लियर हो गई बात समझ में? सिंपल सी बात। अब ये जो काइनेटिक एनर्जी है आपको याद रखनी है, जब हम लोग टेम्परेचर को बढ़ाएंगे, ओके, मैं टी लिख रहा हूं, या फिर ऐसे समझ लो, अगर मैं हीट करूंगा, ओके, अगर मैं टेम्परेचर को बढ़ा रहा हूं, तो क्या होगा, पार्टिकल्स की काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज होती है। ओके, उनमें मतलब जो काइनेटिक एनर्जी है वो हीट करने पर बढ़ते जाती है। और अगर मैं इन्हीं पार्टिकल्स को कूल करूंगा, एकदम मस्त, एकदम कूलर में रख दिया गैस को, मतलब या फिर गैस को एकदम अच्छे से कूल कर लिया, ओके, तो पार्टिकल्स की काइनेटिक एनर्जी घट जाती है। ओके, यही चीज लिखा है, काइनेटिक एनर्जी इंक्रीजेस विद इंक्रीज इन टेम्परेचर एंड डिक्रीजेस विद डिक्रीज इन टेम्परेचर। ओके, टेम्परेचर कम करते जाऊंगा तो काइनेटिक एनर्जी कम होगी। अब ये जो काइनेटिक एनर्जी वाली चीज है, इसको थोड़ा सा ध्यान में रखना है, क्योंकि इसी एनर्जी के बेसिस पर ओके हम लोग आगे पढ़ेंगे कि भाई मैटर जो भी हमारा सॉलिड स्टेट में होता है, या फिर लिक्विड स्टेट में होता है, या फिर गैस स्टेट में होता है, ओके, वो कैसे एक दूसरे से इंटर कन्वर्ट होता है। ओके, पर चलो उससे पहले एक और इंटरेस्टिंग चीज हमको समझनी है, जो अभी हम लोग ने देखी थी थोड़ी देर पहले, कि भाई हम लोग ने क्या कहा, सॉलिड्स ना थोड़े से वाइब्रेट ही करते हैं बस, ओके, वो मोशन में नहीं रहते। तो इसका मतलब भाई थोड़ा बहुत मोशन है तो थोड़ी बहुत काइनेटिक एनर्जी है, करेक्ट, क्योंकि हम लोग ने अभी देखा मोशन में है तो काइनेटिक एनर्जी है, थोड़ा मोशन, राइट, बॉडी मोशन में है तो काइनेटिक एनर्जी है, करेक्ट, बॉल मूव कर रहा है तो काइनेटिक एनर्जी है, तो थोड़ा बहुत मोशन है तो मतलब थोड़ा बहुत काइनेटिक एनर्जी है, सिंपल। तो इसलिए सॉलिड्स में देखो थोड़ा बहुत काइनेटिक एनर्जी होता है, लिक्विड्स में अच्छा खासा होता है काइनेटिक एनर्जी, और सॉलिड से ज्यादा ही होता है, क्योंकि वो सॉलिड्स पार्टिकल से ज्यादा मूव करते हैं ना, वो थोड़ा सा फ्रीली मूव कर पाते हैं। ओके, तो मूवमेंट थोड़ा ज्यादा, काइनेटिक एनर्जी थोड़ा ज्यादा, करेक्ट, मोर काइनेटिक एनर्जी देन सॉलिड्स। ओके, सॉलिड से ज्यादा मूवमेंट तो सॉलिड से ज्यादा काइनेटिक एनर्जी, ओके, सॉलिड से ज्यादा मोशन तो सॉलिड से ज्यादा काइनेटिक एनर्जी। तो ये मोशन और काइनेटिक एनर्जी का रिलेशन जो है वो एकदम दिमाग में चिपका लो। ओके, सॉलिड पार्टिकल्स में मोशन कम, काइनेटिक एनर्जी कम, देखो कम काइनेटिक एनर्जी। लिक्विड्स में सॉलिड से ज्यादा मोशन होता है, पार्टिकल्स थोड़े मूव करते, तो सॉलिड से ज्यादा काइनेटिक एनर्जी है, मोर काइनेटिक एनर्जी देन सॉलिड्स, सिंपल कोरिलेशन। उसके बाद गैसेस, अरे भाई साहब ये तो भाई भागते ही रहते, दौड़ते ही रहते, तो बहुत ज्यादा मोशन है तो बहुत ज्यादा काइनेटिक एनर्जी, तो हाई काइनेटिक एनर्जी, खत्म। ओके, क्लियर? तो दोस्तों देखो, देखते देखते हम लोगों ने पोस्टुलेट्स कर लिए। ओके, अब पोस्टुलेट्स को आप अगर याद करना चाहोगे ना, तो जिस सीक्वेंस में हम लोग ने समझा है उसी सीक्वेंस में आप अगर याद कर लोगे तो बात बन जाएगी आपकी। पांचों के पांचों पोस्टुलेट्स आपके दिमाग में चिपक गए होंगे अभी तक। ओके, अगर नहीं चिपक गए हैं तो आप क्या करो, आप थोड़ा यहाँ पर पॉज करो, खुद से एक बार पोस्टुलेट्स लिखने की कोशिश करो, ओके, या फिर याद करने की कोशिश करो। देखो आपको कितने पोस्टुलेट्स याद आ रहे हैं। मैं मतलब मुझे तो ऐसे लग रहा है कि आपको मोस्टली ऑलमोस्ट सारे पोस्टुलेट्स याद आ ही जाएंगे। 4 तो पहले से पढ़े हुए थे, 5वां तो अब नया पढ़ लिया, नया वाला तो एकदम चिपक गया होगा दिमाग में, अभी पढ़ा है, करेक्ट। चलो आगे बढ़ते। एक्सप्लेनेशन ऑफ चेंज ऑफ स्टेट ऑफ मैटर बेस्ड ऑन काइनेटिक थ्योरी ऑफ मैटर। ओके, मतलब हम लोग अब मैटर का जो स्टेट्स होते हैं वो कैसे चेंज होते हैं, ओके, तो वो कैसे चेंज होते हैं इसको एक्सप्लेन करेंगे ऑन द बेसिस ऑफ काइनेटिक थ्योरी। तो अब देखो, ये एक्सप्लेनेशन आपको इन टर्म्स ऑफ काइनेटिक थ्योरी भी होगा, और इस एक्सप्लेनेशन में आपको समझ में भी आएगा कि भाई इंटर पार्टिकुलर स्पेस और इंटर पार्टिकुलर अट्रैक्शन के बेसिस पर भी एक्सप्लेनेशन हो रहा है। ओके, तो चलो शुरुआत करते हैं स्टोरी से। ओके, तो मैंने लिया है आइस को भाई साहब, तो ये जो आइस है मेरा सॉलिड है, मुझे पता है। अब मैं क्या करूंगा, इसको अगर मैं फ्रीजर से निकाल के बाहर रख दूं, जो आप भी कर लोगे तो भी सेम ही चीज होगा, तो बाहर रखने पर क्या होगा, फ्रीजर में टेम्परेचर कम था तो बाहर रख दूंगा तो 25 डिग्री सेल्सियस के आसपास होता है टेम्परेचर। ओके, रूम टेम्परेचर, अब आप जहां पर रह रहे हो उसके ऊपर डिपेंड करता है। तो अंदर फ्रीजर के अंदर तो भाई बहुत कम टेम्परेचर है, 0 डिग्री सेल्सियस से लेके 4 डिग्री सेल्सियस इतना, या फिर और भी कम, मतलब 0 डिग्री सेल्सियस के आसपास अगर हम लोग फ्रीजर में टेम्परेचर बनाएंगे तो भाई आइस बन जाएगा, करेक्ट। अब उसको बाहर निकालेंगे हम लोग, 25 पर लेके आएंगे, तो हम लोग ने क्या किया, टेम्परेचर इंक्रीज किया। कोरिलेशन याद करो, टेम्परेचर इंक्रीज किया तो इसका मतलब काइनेटिक एनर्जी भी जो है हमारी वो भी इंक्रीज होगी। टेम्परेचर डिक्रीज किया तो काइनेटिक एनर्जी भी हमारी डिक्रीज होगी।
दिमाग में ये कोरिलेशन चिपक गया। तो मैंने अब बाहर निकाला इसको, तो टेम्परेचर इंक्रीज हुआ है। ओके, तो इसका मतलब काइनेटिक एनर्जी अब क्या होगी, इंक्रीज होगी पार्टिकल्स की। ओके, तो अब यहाँ पर ये जो आइस के पार्टिकल्स थे, ओके, सॉलिड के पार्टिकल्स, अब ये सॉलिड में था ना, तो एक दूसरे के एकदम चिपक चिपक के हुए एकदम ऐसे, तो अब इनकी काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज हो रही है। तो इंक्रीज होने के बाद अब पहले तो हमको पता है कि भाई सॉलिड के पार्टिकल्स बस वाइब्रेट ही करते हैं, करेक्ट, तो ऐसे ऐसे वाइब्रेट ही हो रहे, पर अब काइनेटिक एनर्जी बढ़ रही है, तो इनमें काइनेटिक एनर्जी और इंक्रीज होने पर ये थोड़ा मूव करने लगेंगे। ओके, और फिर और थोड़ा टेम्परेचर बढ़ रहा है, राइट, तो स्लोली एंड ग्रेजुअली ये इतना ज़्यादा मूव करने लगेंगे कि भाई ये थोड़ा बहुत एक दूसरे से दूर ही चले जाएंगे। ओके, ऐसे दूर ही चले जाएंगे एक दूसरे से, थोड़ा बहुत ऐसे, ओके, ऐसे सपोज। तो ये जो पार्टिकल्स है अब पहले तो एकदम चिपके हुए थे अंदर, अब थोड़ा सा एक दूसरे से दूर होने लग गए। तो क्या हो गया, देखो, इंटर पार्टिकुलर स्पेस इंक्रीज हो गया। ओके, और इंटर पार्टिकुलर स्पेस इंक्रीज हो गया तो पार्टिकल के बीच में थोड़ा सा स्पेस बढ़ गया। तो अब आपको भी पता है, अगर आपसे कोई दूर चला जाए, आपका रिश्तेदार, तो आपका और उनका अट्रैक्शन थोड़ा कम ही हो जाता है ना, राइट, थोड़ा लगाव कम हो जाता है। यही मैं बात करने को चाह रहा हूँ। ओके, आपका अगर अच्छा कोई दोस्त होगा, वो थोड़ा आपसे दूर चला जाएगा। ओके, दूर चला जाएगा मतलब इसका मतलब ऐसे समझना, रूट रहा है आपसे, तो रूट रहा है तो आपका और उसका लगाव कम ही होगा। दूर चले जाना मतलब रूट जाना। ओके, दूर चले जाना मतलब दूसरे सिटी में चले जाना, ऐसे नहीं है। दूर चले जाना मतलब रूट लेना, तो लगाव कम होगा। तो ऐसे ही हो रहा है, दूर जा रहे हैं तो अट्रैक्शन भी कम हो रहा है। ओके, अब हमको पता है कि भाई ऐसा स्टेट कौन सा होता है, लिक्विड वाला होता है स्टेट। लिक्विड के स्टेट में पार्टिकल्स के बीच में इंटर पार्टिकुलर स्पेस अच्छा खासा होता है, कंसिडरेबल होता है, और इंटर पार्टिकुलर अट्रैक्शन भी थोड़ा कम होता है एज कंपेयर टू सॉलिड्स। तो यहाँ पर भी वही हो गया, इंटर पार्टिकुलर स्पेस थोड़ी बढ़ गई है। ओके, और इंटर पार्टिकुलर अट्रैक्शन थोड़ा कम हो गया एज कंपेयर टू सॉलिड्स। क्लियर हो गई बात, समझ में आ गई आपको प्रोसेस। थोड़ा काइनेटिक एनर्जी हीट करने पर, मतलब टेम्परेचर बढ़ाने पर, अब यहाँ पर तो हम लोग हीट नहीं कर रहे, पर फिर भी टेम्परेचर बढ़ रहा है तो काइनेटिक एनर्जी बढ़ रही है, इनका मोशन बढ़ रहा है, तो ये दूर जा रहे हैं तो उस पार्टिकल का स्पेस बढ़ गया, दूर जा रहे हैं, लगाव कम हो रहा है, तो लगाव कम हो रहा है मतलब अट्रैक्शन कम हो रहा है। देखो, स्पेस बढ़ रहा है, अट्रैक्शन कम हो रहा है, तो अब ये बन गया लिक्विड वाटर। ओके, तो समझ में आ गया चेंज कैसे हुआ स्टेट का ऑन द बेसिस ऑफ काइनेटिक थ्योरी। ओके, क्योंकि काइनेटिक एनर्जी बढ़ गई पार्टिकल्स की, तो पार्टिकल्स दूर चले गए, तो दूर चले जाने पर पार्टिकल का स्पेस, इंटर पार्टिकुलर स्पेस बढ़ गया, इंटर पार्टिकुलर अट्रैक्शन कम हो गया, और फिर ऐसा तो होता है लिक्विड स्टेट में, तो स्टेट ही चेंज हो गया एट द एंड। ओके, अब और इसको हीट करेंगे तो हमको पता है, आपने अगर बर्तन में पानी को हीट किया होगा तो ऐसे बबल्स आने लगते हैं एकदम गुड़ ऐसे। ओके, थोड़ा सा ऐसा डर लगने लगता है कि भाई ये तो क्या हो रहा है, पानी तो एकदम ऐसे वायलेंट होने लग गया है, शांत पानी वायलेंट होने लग जाता है, और उसके बाद स्लोली एंड ग्रेजुअली आपको स्टीम दिखाई देती है। ओके, तो कुछ आपको दिखाई दे रही होगी यहाँ पर स्टीम, अगर नहीं भी दिखाई दे रही होगी तो भी आप खुद एक बार वाटर बॉईल करके देख लेना, मस्त स्टीम दिखती है। तो क्या हो रहा है, और हम लोग टेम्परेचर बढ़ा रहे हैं और काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज हो रही है। ओके, और पार्टिकल्स दूर जाएंगे फिर। ओके, क्यों, क्योंकि देखो काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज हो रही है तो इसका मतलब और मोशन होगा, राइट। यहाँ पर काइनेटिक एनर्जी कम थी और इंक्रीज हुई तो पार्टिकल्स थोड़ा इधर उधर जाने लग गए। ओके, मोशन ज़्यादा होने लग गया तो दूर चले गए, और काइनेटिक एनर्जी और इंक्रीज हो गई तो मोशन भी क्या होगा, काइनेटिक एनर्जी और मोशन का मैंने क्या रिलेशन बताया था, ऐसे ही, मतलब ये भी हैंड टू हैंड चलते हैं ना, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। तो काइनेटिक एनर्जी और इंक्रीज हो रही है तो मोशन भी और इंक्रीज होगा, तो और इंक्रीज हो रही है तो पार्टिकल्स एकदम धड़ इधर उधर दौड़ रहे। ओके, और ऐसे दौड़ने वाले पार्टिकल्स तो एक दूसरे के करीब रह पाएंगे क्या, बताओ मुझे आप। ओके, एकदम दूर दूर चले जाएंगे ना, ये इधर टकरा रहा है, ये उधर जा रहा है, ये यहाँ पर आ रहा है, वहाँ पर आ रहा है, बहुत डांस चल रहा है इन पार्टिकल्स का अंदर के अंदर। ओके, सपोज कंटेनर के अंदर है तो हो क्या रहा है फिर, अब पार्टिकल्स एक दूसरे से बहुत दूर है। ओके, तो स्पेस और भी बढ़ गया, इंटर पार्टिकुलर स्पेस और भी बढ़ गया, और ज़्यादा दूरी हो गई तो लगाव और कम हो जाएगा, तो इंटर पार्टिकुलर अट्रैक्शन और भी कम हो गया। तो ऐसा वाला स्टेट कौन सा होता है, हम लोग को पता है, जिसमें इंटर पार्टिकुलर स्पेस लार्ज हो जाता है, इंटर पार्टिकुलर अट्रैक्शन वीक हो जाता है, वो होता है गैसियस स्टेट। तो हमारा मैटर भी लिक्विड से गैसियस में बदल जाता है और टेम्परेचर बढ़ाने पर। ओके, तो ये जो ट्रायंगल है ये मैं दिखा रहा हूँ कि टेम्परेचर बढ़ा रहे हैं हम लोग। ओके, ऐसे ऐसे जा रहे। अब उल्टा करते। ओके, अब मुझे पता है कि भाई मेरे पास स्टीम है, मैं क्या कर लूँगा, इस स्टीम
के ऊपर ऐसे प्लेट लगा दूंगा। ओके, आपने भी देखा होगा कभी कभार आप कोई भी नूडल्स वगैरह बना रहे होंगे, आपने अगर बर्तन ऊपर रख दिया नूडल्स पर, या फिर आप राइस कुक कर रहे होगे या फिर कोई भी चीज़ कुक कर रहे होगे, ओके, ओपन वेसल में, और उसके ऊपर अगर आप बर्तन लगा दोगे, तो ये बचपन से ही हम लोग देखते आ रहे हैं कि इस बर्तन के अंदर, ओके, यहाँ पर ऐसे वाटर के मॉलिक्यूल्स दिखने लगते हैं। वो क्या हो रहा है, यहाँ पर टेम्परेचर बहुत ज़्यादा है, ओके, तो इसीलिए वाटर कन्वर्ट हो रहा है लिक्विड से गैसियस स्टेट में, करेक्ट। अब यहाँ पर आने पर क्या होता है, टेम्परेचर कम हो रहा है, कम है प्लेट पर, ओके, क्योंकि इस प्लेट को तो हम लोग थोड़ी हीट कर रहे हैं, तो ये प्लेट तो ठंडा है, तो टेम्परेचर कम होने पर क्या होगा, टेम्परेचर कम होगा, ओके, कूलिंग होगा। तो देखो टेम्परेचर अगर कम होगा, दिख रहा है, तो काइनेटिक एनर्जी कम होगी। तो टेम्परेचर कम हुआ, काइनेटिक एनर्जी कम हुई, तो ये पार्टिकल्स जो दौड़ रहे थे, तो काइनेटिक एनर्जी सपोज कम हो गई, सपोज यहाँ पर मतलब काइनेटिक एनर्जी कम हो गई, ओके, तो हमने कोरिलेशन क्या देखा है, काइनेटिक एनर्जी अगर कम हो जाएगी, ओके, हैंड टू हैंड चल रहे हैं ना, तो हमारा मोशन भी कम ही हो जाएगा, राइट। तो काइनेटिक एनर्जी कम हो रही है तो मोशन भी कम होगा, तो रैंडम मोशन जो था हमारा गैसेस के पार्टिकल्स के बीच में, वो कम होने लग गया, पार्टिकल्स थोड़े से करीब आने लग गए, तो इंटर पार्टिकुलर स्पेस कम हुआ, इंटर पार्टिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, पार्टिकुलर स्पेस कम होने की वजह से लगाव बढ़ गया, तो अट्रैक्शन बढ़ गया। अब ये फिर से आ गया लिक्विड के स्टेट में, देखो फिर से आ गया लिक्विड के स्टेट में, ओके। तो ये सारी स्टेट की चेंज जो है, ये जो स्टेट्स की चेंज हो रही है, मैं काइनेटिक एनर्जी के टर्म्स में समझा रहा हूँ। इसी को कहते हैं एक्सप्लेनेशन ऑफ चेंज ऑफ स्टेट ऑफ मैटर इन टर्म्स ऑफ काइनेटिक थ्योरी ऑफ मैटर, ओके। अब फिर से यहाँ से हम लोग और अगर कूल करना चाहे, पानी को लेके मैंने ट्रे में डाल दिया और उस ट्रे को मैंने फ्रीजर में डाल दिया, तो क्या हो गया, और टेम्परेचर कम हुआ, और टेम्परेचर यहाँ पर और टेम्परेचर कम, और काइनेटिक एनर्जी कम, और काइनेटिक एनर्जी कम, तो क्या हो गया, और मोशन कम, तो क्या होगा, और मोशन कम, तो फिर ये पार्टिकल्स एक दूसरे के करीब आने लग जाएंगे, ओके। और इतना टेम्परेचर कम होने के बाद ये पार्टिकल्स की काइनेटिक एनर्जी इतनी कम हो जाएगी कि भाई साहब एक दूसरे से एकदम चिपक ही जाएंगे, ओके। और फिर ये फिर से सॉलिड स्टेट में आएंगे। तो इसमें इंपॉर्टेंट चीज़ क्या थी, ओके, काइनेटिक एनर्जी जैसे जैसे इंक्रीज हो रही है, तो स्टेट कैसे हो रहा है, स्टेट सॉलिड से लिक्विड, लिक्विड से गैस बन रहा है। काइनेटिक एनर्जी जैसे जैसे कम हो रही है पार्टिकल्स की, तो स्टेट गैसेस से लिक्विड, लिक्विड से सॉलिड में बन रहा है। और मजेदार चीज ये है कि जैसे जैसे काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज होती है ना, देखो पार्टिकल्स के बीच में इंटर पार्टिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिल्कुल है, पर काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज होने पर जब वो लिक्विड स्टेट में चला जाता है, तो उसका इंटर पार्टिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इतना स्ट्रांग नहीं है उसके काइनेटिक एनर्जी के कंपैरिजन में, ओके, कि वो दोनों भी पार्टिकल्स को धर के रखें, ओके। इंटर पार्टिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन में कहने के चाह रहा हूं, याद रखना, समझना, इंटर पार्टिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इतना स्ट्रांग नहीं है एज कंपेयर टू द काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी ओवर पावर कर रही है, इतनी एनर्जी बन गई पार्टिकल में कि अब पार्टिकल एक दूसरे के करीब नहीं रहना चाह रहे, ऐसे घूम रहे, दूर दूर चले जा रहे, तो वो इंटर पार्टिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन उनको पास में रख नहीं पा रहा है लिक्विड के केस में। और गैसेस के केस में तो और भी बुरी हालत हो जाती है, क्योंकि इंटर पार्टिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इतना कमजोर हो जाता है काइनेटिक एनर्जी के सामने, कि काइनेटिक एनर्जी इतनी ज़्यादा यहाँ पर हो जाती है कि पार्टिकल्स और यहाँ पर वहाँ पर घूमने लगते, एकदम रैंडम मोशन में चले जाते। तो क्या होगा, इनके बीच का जो इंटर पार्टिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो बहुत कम पड़ जाता है इनके काइनेटिक एनर्जी के सामने, ओके, इनके मोशन के सामने वो उन पार्टिकल्स को करीब ला ही नहीं पाता, ओके। तो जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ रहा है, काइनेटिक एनर्जी हमारी बढ़ती जाती है और वो ओवर पावर करती है, ओके, काइनेटिक एनर्जी हमारी ओवर पावर करती है, सॉरी यहाँ पर काइनेटिक एनर्जी हमारी ओवर पावर करती है हमारे इंटर पार्टिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को, ओके। ये चीजें आपको समझनी थी यहां पर, ओके दोस्तों। चलो अब आते हैं हमारे लास्ट टॉपिक पर इस चैप्टर के, जो कि है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, ओके। तो अब ये लॉ का पहले स्टेटमेंट देख लेते हैं, फिर इस लॉ को ऐसा नाम क्यों दिया है वो ऑटोमेटिकली आपको समझ में भी आ जाएगा, वो भी मैं बताऊंगा आपको। तो स्टेटमेंट क्या है भाई लॉ का, ओके, मैटर कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, ओके, इंटरेस्टिंग। मैटर को ना ही हम क्रिएट कर सकते हैं ना ही हम डिस्ट्रॉय कर सकते हैं, वाओ। तो ये बताया था एंटोनी लवॉइजर ने बहुत पहले, ओके। पर अब इन्होंने कुछ एक्सपेरिमेंट्स किए और उन एक्सपेरिमेंट्स के आधार पर ये लॉ बताया। अब ये जो चीज है, ओके, कैसे समझनी है हमें, ओके, और इसी चीज के स्टेटमेंट के जो लॉ है उसको ऐसा क्यों नाम दिया है। देखो उन्होंने क्या ऑब्जर्व किया था, लवॉइजर ने क्या ऑब्जर्व किया था ये मैं बताऊंगा, आपको लॉ समझ में आ जाएगा। लवॉइजर ने क्या किया बताया, उन्होंने ऑब्जर्व किया कि भाई कोई फिजिकल चेंज हो या फिर कोई केमिकल चेंज हो, ओके। फिजिकल चेंज मतलब चेंज इन द स्टेट,
ओके, जैसे कि आइस बन गया पानी, फिजिकल चेंज हो गया। केमिकल चेंज मतलब केमिकल रिएक्शन। तो इन कोई भी दोनों में से कोई भी चेंज अगर आप लोगे, उन्होंने क्या ऑब्जर्व किया कि चेंज से पहले और चेंज के बाद ओके मास जो है, मासेस जो है वो सेम रह रही है। ओके, चेंज होने से पहले उन्होंने मास देखा, फिजिकल चेंज होने के बाद उन्होंने मास देखा, मास तो उनको एग्जैक्टली इक्वल मिला। ओके, इसका मतलब क्या हुआ? देखो हमें तो पता है भाई, सिंपल सी चीज, मैटर कोई भी चीज है जिसके पास मास है और जो जगह लेती है, बस। ओके, तो मेन पॉइंट क्या अपना, मैटर के पास मास होता है, करेक्ट, मैटर के पास मास होता है। तो अब चेंज से पहले अगर मास और चेंज के बाद अगर मास सेम है, ओके, तो इसका मतलब क्या हो रहा है, समझ में आ रहा है आपको? ओके, अगर सपोज आप ये सिनेरियो को समझने की कोशिश करो, चेंज से पहले मास जितना था, बाद में चेंज के बाद मास बढ़ गया, ओके, तो इसका मतलब क्या हुआ है? इसका मतलब मैटर भी बढ़ गया है। ओके, क्योंकि अगर मास ज्यादा हो गया है तो थोड़ा और मैटर भी आ गया है, जिसके मास का एडिशन हुआ और मास ज्यादा अब दिख रहा है हमें। ओके, अगर चेंज के बाद सपोज मास कम हो रहा है, ओके, तो इसका मतलब कुछ मैटर गायब हो रहा है, इतना मैटर तो गायब हो गया सपोज इसमें से। ओके, इसीलिए हमको अब ये जो मैटर है इसका मास जो हम निकालेंगे वो कम ही आएगा। ओके, पर अब हमें क्या समझ में आ रहा था, लवॉइजर ने क्या ऑब्जर्व किया कि भाई चेंज से पहले चेंज के बाद मास एग्जैक्टली सेम, तो मैटर ना ही बढ़ रहा है, इसका मतलब मैटर ना ही क्रिएट हो रहा है, नया मैटर तो नहीं बन रहा है। ओके, चेंज के बाद ना ही मैटर कम हो रहा है, ओके, ना ही मैटर डिस्ट्रॉय हो रहा है, जितना था उससे कम तो नहीं हो रहा है। ओके, ये दोनों सिनारियोज उन्होंने बस फॉर्म, स्टेटमेंट के फॉर्म में बता दिए। ओके, ये समझ के कि भाई अगर मास सेम रह रहा है, इसका मतलब ना मास बढ़ रहा है ना मास कम हो रहा है। मास बढ़ता है मतलब मैटर बढ़ रहा है, तो ना मैटर बढ़ रहा है मतलब ना मैटर क्रिएट हो रहा है, ना मैटर डिस्ट्रॉय हो रहा है। आ गई बात क्लियरली समझ में? ओके, दिमाग में चिपक गई बात। ओके, तो अब इसमें हुआ क्या है, देखो मास तो सेम हुआ है, अब इसी चीज को हम लोग कहते हैं मास कंजर्व हुआ है, अंग्रेजी में कह लेते हैं मास सेम हुआ है, सिंपल शब्दों में बोलेंगे हम लोग। ओके, चेंज से पहले चेंज के बाद मास सेम रहता है, नॉर्मल वर्ड में बोल दिया। इसी को थोड़ा अच्छे इंग्लिश में बोलेंगे कि मास भाई कंजर्व हो गया है, तो इसीलिए इस लॉ को नाम दिया है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। ओके, समझ में आ गई चीज? तो बहुत ही सिंपल सी चीज है, समझना जरूरी है इसको। ओके, ये रट तो लोगे आप, ओके, और रट के कई साल आप पढ़ भी लोगे शायद केमिस्ट्री, पर इसको रटने के बाद जब आपको जो भी केमिस्ट्री समझ में आएगी, ओके, ऐसे नहीं कि अच्छे से समझ में नहीं आएगी, पर जो इसको समझोगे तो मजा आने लग जाएगा केमिस्ट्री में। ओके, तो चीजों को समझना बहुत इंपॉर्टेंट है, कॉन्सेप्ट को समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके, तो फिर कोई भी साइंस में मजा आने लगता है, भले वो केमिस्ट्री हो या फिर फिजिक्स हो या फिर बायो हो, कुछ भी हो। ओके, क्लियर हो गई बात? तो यहां पर लवॉइजर ने ऑब्जर्व किया कि भाई मास सेम रह रहा है, अगर मास बढ़ जाता है तो इसका मतलब मैटर बढ़ रहा है, अगर मास कम हो रहा है तो इसका मतलब मैटर कम हो रहा है। ये दोनों भी सिचुएशंस नहीं हो रहे क्योंकि मास तो सेम रह रहा है। ओके, तो इसका मतलब ना मैटर बढ़ रहा है ना मैटर कम हो रहा है, तो इसका मतलब ना मैटर क्रिएट हो रहा है ना मैटर डिस्ट्रॉय हो रहा है। खत्म, चिपक गए दिमाग में। अब इसको एक्सप्लेन करना है तो भाई बता दो कोई भी। अब फिजिकल चेंज में और केमिकल चेंज में ये होता है ये हम लोग ने देखा ना अभी, तो कोई भी फिजिकल चेंज उठा लो, मेरी तो फेवरेट है आइस इज इनटू वाटर, आइस इज चेंजिंग इनटू वाटर। अब इस फिजिकल चेंज में आप कह लो कि भाई आइस का जितना मास होगा उतना ही होगा वाटर का मास, खत्म। ओके, वही लिखा है मैंने, इन फिजिकल चेंज देयर इज नो नेट चेंज इन द मास। केमिकल चेंज की बात करो, केमिकल चेंज मतलब केमिकल रिएक्शन, तो केमिकल रिएक्शन में भी क्या होगा, देयर इज नो चेंज इन द मास बिफोर एंड आफ्टर द रिएक्शन। तो केमिकल रिएक्शन के पहले, होने से पहले क्या होते हैं, रिएक्टेंट्स होते हैं, केमिकल रिएक्शन होने के बाद क्या होते हैं, प्रोडक्ट होते हैं। तो इसका मतलब यहां मास जितना है वहां उतना ही मास यहां पर है, तो वही बताना है कि भाई टोटल मास ऑफ रिएक्टेंट इज ऑलवेज इक्वल टू टोटल मास ऑफ प्रोडक्ट इन अ केमिकल चेंज। हो गया एक्सप्लेनेशन लॉ का। ओके, और एक इंपॉर्टेंट चीज जो है जो हमें मिस नहीं करनी है कि भाई साहब देखो, ओके, यहां पर मैटर जो है, ओके, कैन चेंज इट्स फॉर्म इन फिजिकल और केमिकल चेंज। ओके, तो इसका मतलब क्या हुआ, देखो
मैटर जो है वो उतना ही रह रहा है। हम लोग ने देखा ना मैटर नया बन रहा है ना मैटर कम हो रहा है, मैटर जितना है उतना ही रह रहा है। करेक्ट, यहां पर देखा ना हम लोग ने, जितना मैटर है उतना ही रह रहा है, ना मैटर नया बन रहा है ना मैटर कम हो रहा है, राइट। तो मैटर तो भाई कम ज्यादा नहीं हो रहा है, मैटर उतना ही रह रहा है, पर मैटर का फॉर्म बदल रहा है। फिजिकल चेंज में देखो आइस पानी बन रहा है, फॉर्म बदल गया। केमिकल चेंज में देखो रिएक्टेंट्स प्रोडक्ट बन गए, फॉर्म बदल गया। वही बताया मैंने, मैटर कैन चेंज इट्स फॉर्म, ओके, इन फिजिकल और केमिकल चेंज। ओके, क्लियर हो गई बात। अब इंटरेस्टिंग सी बात बताता हूं मैं, आपको भूलना नहीं है, जब भी आप लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को प्रूव करना चाहो, ओके, केमिकल रिएक्शन के केस में, केमिकल चेंज के केस में, कभी भी गैसियस रिएक्टेंट या फिर गैसियस प्रोडक्ट के मास को भूलना नहीं है, ओके। नहीं तो फिर गड़बड़ी होगी ना। सिंपल सा लॉजिकल सा चीज है। देखो अब अगर आप किसी एक रिएक्टेंट का मास ही नहीं लोगे और किसी एक प्रोडक्ट का ही मास नहीं लोगे तो गड़बड़ी हो जाएगी ना, ओके। क्योंकि आपको जो टोटल रिएक्टेंट्स का जो मास है और टोटल प्रोडक्ट का मास है वो इक्वल होता है। अब अगर आप इसमें से कोई एक चीज गायब करो और ये एक चीज गायब करो, ओके, तो क्या हो जाएगा, फिर आपका मास इक्वल नहीं आएगा। और ये मोस्टली होता है कब, जब हम उस रिएक्टेंट को देख नहीं पाते मोस्टली। जैसे कि आप देखो, अगर मैं लकड़ी को जला रहा हूं एयर में, ओके, एयर के प्रेजेंस में, तो मुझे एशेस मिलती है और गैसेस भी मिलती है, पर हमको तो दिखाई क्या देता है भाई, रिएक्शन से पहले तो लकड़ी थी, रिएक्शन के बाद तो राख हो गई। तो हम लोग गड़बड़ घाई में ऐसे नहीं कर दे कि भाई लकड़ी का वजन ले लिया, राख का वजन ले लिया, बोल रहे अरे ये तो क्या हो गया, मास तो सेम नहीं हो रहा है चेंज के बाद, केमिकल चेंज के बाद मास सेम नहीं रह रहा है मैटर का। यहां पर तो लकड़ी का वजन ज्यादा है, ऐश का वजन तो इतू सा है, मास तो इक्वल नहीं है रिएक्टेंट्स का और प्रोडक्ट का। तो हम लोग भूल रहे भाई कि हम एयर का मास नहीं ले रहे रिएक्टेंट में, उसका मास लेंगे, ऐड कर देंगे। और फिर हम लोग ये भी भूल रहे कि भाई राख के साथ कुछ गैसेस भी निकल गई थी, उसका भी मास नहीं लिया हम लोग ने, उसका भी मास लेंगे, ओके। अब इन दोनों के मासेस को ऐड करेंगे, इन दोनों के मासेस को ऐड करेंगे, अब आपको मिलेगा इक्वल मास, ओके। सेम यही रिएक्शन, इसका भी एग्जांपल वही है, मतलब ये एग्जांपल में भी वही है। मैग्नीशियम रिबन को लोगे, बर्न करोगे इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, ओके, तो मैग्नीशियम ऑक्साइड बनेगा। पर अब अगर आप गलती से ऑक्सीजन का मास लेना ही भूल गए तो क्या होगा, आपको समझ में आएगा कि भाई मैग्नीशियम और मैग्नीशियम ऑक्साइड इन दोनों का मासेस निकालने के बाद आपको समझ में आएगा कि भाई ऊपर नीचे हो रहा है, कुछ इक्वल नहीं आ रहा है। जब आप इन दोनों का मासेस लोगे, ये गैसियस रिएक्टेंट का मास भी कंसिडर करोगे, ओके, मैग्नीशियम के साथ, फिर आपको इक्वल मिलेगा टोटल मास ऑफ रिएक्टेंट इज इक्वल टू टोटल मास ऑफ प्रोडक्ट, ओके। यहां पर भी देखो, जब गैसियस रिएक्टेंट और गैसियस प्रोडक्ट के मासेस आप कंसिडर करोगे तब आपको टोटल मास ऑफ रिएक्टेंट इज इक्वल टू टोटल मास ऑफ प्रोडक्ट मिलेगा। तो बात कहना मेरा यही है कि ना कभी भी गलती से गैसियस रिएक्टेंट या फिर गैसियस प्रोडक्ट के मासेस को मिस मत कर देना, बस, ओके। चलो तो कुछ क्वेश्चंस को देख लेते हैं फटाफट। अभी तक जो भी चीजें पढ़ी है उनको हम लोग कितना अच्छे से समझ पाए वो हमको समझ में आ जाएगा। तो सबसे पहले क्या है भाई, स्टेट द मेन पोस्टुलेट्स ऑफ काइनेटिक थ्योरी ऑफ मैटर। बस अब पोस्टुलेट्स ही लिखने हैं हमको, तो पांचों के पांचों पोस्टुलेट्स हम लोग थोड़ी देर पहले ही पढ़ चुके हैं, ओके। आप लिख दोगे फटाफट। अगर आपको कोई दिक्कत आई तो वीडियो में पीछे चले जाना, हर एक पोस्टुलेट मैंने स्क्रीन पर लिखा हुआ है अच्छे से, उसको आप कॉपी कर सकते हो, आप उसको आप समझो, ओके। कॉपी मतलब उसको आप समझो, ओके, और फिर खुद के मन से फिर से लिख के देख लो, खत्म, ओके। तो समझने के बाद ऑटोमेटिकली आप लिख पाओगे। व्हाट हैपेंस टू वाटर इफ इट इज केप्ट इन डीप फ्रीजर। अब ये तो बच्चों वाला क्वेश्चन है, वाटर को डीप फ्रीजर में रख दोगे क्या होगा, आइस बन जाएगा भाई साहब, क्लियर। पानी को ले लिया ट्रे में, रख दिया डीप फ्रीजर में, ओके, आइस ही है, ओके। फिर बाद में है व्हाट हैपेंस टू वाटर इफ इट इज हीटेड। पानी को गर्म करोगे तो क्या होगा, स्टीम बनेगा, वाटर वेपर बनेगा, ओके। तो स्टीम लिख लो, वाटर वेपर लिख लो, कोई भी चीज लिख लो, वाटर वेपर इज फॉर्म्ड, ऐसे लिख लो, खत्म। बाद में क्या है, स्टेट द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। अभी थोड़ी देर पहले देखा था, मैटर कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, हो गया लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, ओके। तो अब देखते हैं आगे, गिव रीजंस दिया है, ओके। उसमें क्या बोला है कि भाई गैस कैन फिल द होल वेसल इन विच इट इज एनक्लोज्ड, ओके। अब ये तो क्वेश्चन देखो, और ये भी क्वेश्चन, दोनों भी क्वेश्चन थोड़े बेसिक्स के ऊपर बेस्ड है। अब इस चैप्टर में तो हम लोग ने ये बेसिक्स पढ़े नहीं है, क्योंकि बेसिक्स तो हम लोग ने ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, राइट, 6th-7th क्लास में ही। तो अब इसमें हम लोग ने पढ़ा है कि भाई गैस कैन फिल द होल वेसल इन विच इट इज एनक्लोज्ड। क्यों भाई, पूरा वेसल क्यों फिल कर सकता है गैस इन विच इट इज प्लेस्ड, क्योंकि गैसेस के पार्टिकल्स हमेशा रैंडम मोशन में होते हैं, ओके। उनके पास बहुत ज्यादा, ओके। आप अब ये थोड़ा अभी बेसिक्स जो पढ़े थे और अभी जो एडवांस चीज जो पढ़ी है उनको थोड़ा रिलेट करके बता सकते हो कि गैसेस के पास बहुत ज्यादा काइनेटिक एनर्जी होती है, राइट। तो गैसेस के पार्टिकल्स हमेशा ज्यादा रैंडम मोशन में होते हैं, करेक्ट। वो बहुत मूव करते रहते हैं, यहाँ वहाँ, उनके बीच में इंटर पार्टिकुलर स्पेस बहुत कम होता है, ओके, बहुत ज्यादा होता है, सॉरी, इंटर पार्टिकुलर अट्रैक्शन बहुत कम होता है, इंटर पार्टिकुलर स्पेस बहुत ज्यादा होता है, ओके। ये हम लोग बेसिक्स में पढ़े थे। पर अब यहाँ पर आप ये बता सकते हो
कि भाई साहब गैसेस के पार्टिकल्स के पास बहुत ज़्यादा काइनेटिक एनर्जी होती है, हमेशा रैंडम मोशन में होते हैं, ये बहुत ही बिगड़े हुए पार्टिकल्स है, ये एक दूसरे के बिल्कुल करीब आना नहीं चाहते, बहुत दूर दूर भागते रहते हैं एक दूसरे से, क्योंकि इनके पास की जो काइनेटिक एनर्जी है वो ओवर पावर कर रही है उनके बीच के अट्रैक्शन को। तो इसके लिए ये बहुत पागलों जैसे भगते रहते, इसलिए जहां जगह मिले वहां पर जाके ये ऑक्यूपाई कर, वहां पर जाके ये बैठ लेते हैं। ओके, मतलब वहां पर भी जा लेते हैं, जहां जगह मिले वहां पर गैस के मॉलिक्यूल्स पहुंच जाएंगे। इसीलिए अगर हम लोग ने इसको इतनी जगह दे दी तो इतनी पूरी की पूरी जगह ले लेंगे, अगर इससे ज्यादा जगह दी और ज्यादा जगह ले लेंगे। इसी का रीजन था कि भाई गैसेस के पास डेफिनाइट वॉल्यूम नहीं था। ओके, क्योंकि जितना भी जगह उनको दे दो कम ही पड़ेगा, भाई घुसते ही रहेंगे, जहां पर भी जगह दो जाते ही रहेंगे। ओके, क्लियर हो गई बात? तो थोड़ा बेसिक्स जो पढ़े थे हम लोग वही है। ओके, उसी को थोड़ा सा हम लोग अभी जो काइनेटिक एनर्जी वाला कॉन्सेप्ट पढ़े हैं उससे जोड़ना है। ओके, तो मैंने भले बोला कि ये क्वेश्चन बेसिक से है, क्यों बोला? क्योंकि हम लोग ये पढ़ चुके हैं ऑलरेडी कि भाई हाँ ऐसे होता है, अब इसको रिलेट करना है हम लोग अभी जो पढ़ रहे हैं और उससे हम लोग को उसका आंसर देना है। ओके, बाद में क्या है, सॉलिड्स कैन नॉट बी कॉम्प्रेस्ड। ओके, तो कॉम्प्रेशन नहीं होता है सॉलिड्स का, क्यों? क्योंकि यहां पर अब वो वाली चीज तो सेम ही रहेगी, यहां पर सॉलिड्स के बीच में ऑलरेडी स्पेस बहुत कम है। ओके, इंटर पार्टिकुलर स्पेस, पार्टिकल के बीच का स्पेस ऑलरेडी बहुत कम है, तो और भाई कितना ही इनको पास लेके आओगे। ओके, और ये पास नहीं आएंगे, तो इसीलिए फिर सॉलिड को हम लोग कंप्रेशन मतलब क्या, और पास लेके आना, पार्टिकल्स को और पास लेके आना, ऑलरेडी बहुत पास है। ओके, बहुत कम स्पेसेस है इनके बीच में, और कंप्रेस इसीलिए नहीं कर सकते इनको। खत्म बात, क्लियर बात? जो पार्टिकल्स दूर दूर है इनको पास लेके आ सकते, जो ऑलरेडी पास है इनको और क्या ही पास लेके आएंगे, बस ये बताना है। ओके, तो दोस्तों इसी के साथ हम लोग इस चैप्टर के एंड तक आ गए हैं। हम लोग ने इस चैप्टर के जो भी हमको कॉन्सेप्ट सीखने थे वो सारे कॉन्सेप्ट सीख लिए हैं। ओके, तो आई होप आपको पढ़ने में मजा आया होगा, आपको चीजें समझ में भी आई होंगी अच्छे से। ओके, पर मैं आपके कमेंट्स का बिल्कुल इंतजार करूंगा कि आपको क्या दिक्कतें आ रही है या फिर आई है यहाँ पर कुछ चीजें समझने में, तो आप बिल्कुल कमेंट सेक्शन में लिखना। आपको अच्छा लगा होगा तो आप वो भी बताना। ओके, आपको समझ में आया होगा तो वो भी आप बता सकते हो, मुझे अच्छा लगेगा कमेंट्स पढ़ के। और बाकी तो इसके अगला वाला चैप्टर हम लोग अगले वाले वीडियो में देख लेंगे। ओके, तब तक के लिए जैसे कि आप सभी को पता है लर्न नाउ मतलब फ्री है पर बेस्ट है, तो तब तक के लिए आप पढ़ते रहिए। स्टे ट्यून, टेक केयर, बाय बाय एंड हैव अ ग्रेट डे।